नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। इसमें हम जनसंचार और माध्यम पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय 3 है और विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन कार्य होता है उसे हम पढ़ रहे हैं। हम कक्षा 11 में जनसंचार और उसके माध्यम हम इनको पढ़ के आ चुके हैं, इनके कार्यों को पढ़ के आ चुके हैं। और पिछली कक्षा में हमने जो जनसंचार के तीनों माध्यम है, जैसे अखबार है, इसके अलावा रेडियो है और टेलीविज़न, यानी कि जो हमारा पठन पाठन का माध्यम है, जो हमारा श्रवण का माध्यम है जिसके माध्यम से हम सुनते हैं, और तीसरा हमारा जिसको हम देखते हैं, और साथ ही साथ हम दृश्य और श्रव्य जो माध्यम है, तीनों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे इनका लेखन, यानी इनके लिए किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखो बच्चों, प्रिंट माध्यम सबसे पहले हम शुरू करेंगे। प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम के अंदर क्या आता है? प्रिंट माध्यम के अंतर्गत जो चीज़ हम लिखते हैं और जो चीज़ हम घटना को हम देखते हैं और उसको हम समाचार बनाते हैं और उसको हम जब शुद्ध करके जब छापते हैं, वो प्रिंट माध्यम कहलाता है। प्रिंट को हिंदी में कहते हैं छापना। क्या कहते हैं? प्रिंट करना या छापना। तो सर्वप्रथम हम प्रिंट माध्यम पढ़ेंगे। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत हमारा कौन सा जनसंचार का साधन आता है? अखबार आता है, पत्र पत्रिकाएँ आती है। देखो, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, मुद्रित यानी जो छापा गया है, मुद्रित किया गया है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। यानी है तो ये आधुनिक माध्यम, लेकिन ये सबसे पुराना माध्यम है। इससे पहले के क्या माध्यम थे जो आपने पढ़े थे? शिलालेखों पर खुदाई होती थी, पहले के राजा लोग करते थे, संदेश वाहक के माध्यम से पहुँचवाते थे। इस तरीके के पहले के जनसंचार के माध्यम थे। लेकिन प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम है, जो जनसंचार का आधुनिक माध्यम होते हुए भी ये सबसे पुराना यानी सबसे पहला माध्यम है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। आधुनिक युग की शुरुआत किससे हुई थी? मुद्रण यानी छापना, छापने के आविष्कार से हुई थी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चीन से। जो कागज़ बनना शुरू हुआ बच्चों, ये भी चीज़ चीन से ही शुरू हुआ था। पेड़ के पत्तों से लेकर के जो कागज़ बनाने का काम किया गया, ये भी चीन में शुरू हुआ। और कागज़ के ऊपर जो छपाई शुरू हुई, सर्वप्रथम कागज़ पे छपाई हुई, ये भी चीन से शुरू हुई। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, छापे खाने को मतलब जो बड़ी बड़ी प्रेस लग रही है, शुरुआत में आपने देखी होगी, आप लोगों ने तो नहीं देखी, लेकिन अपने घर में अपने बड़ों से पूछना, जो प्रेस होती थी वो बड़ी बड़ी होती थी, काली काली, और वो बहुत आवाज़ के साथ मतलब क्या करती थी? पेपर को छापती थी। आजकल तो आप देखते हो ना, कितनी छोटी छोटी सी प्रेस है, कितने छोटे छोटे टाइपराइटर है। इसके अलावा अपन फोटो कॉपी कराते हैं, उनकी भी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई। यानी कि जो हमारा देश है या हमारा जो ये विश्व है, ये बहुत ही प्रगति कर रहा है। तो सबसे पहले क्या था? मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, छापे खाने का मतलब प्रेस को जिसको देखते हैं, उसके आविष्कारक का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। यानी कि जो छापे खाना है, जो प्रेस का आविष्कार हुआ था, यानी जो कागज़ के ऊपर जो मुद्रण कार्य किया गया, उसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। आगे देखो बच्चों, छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। छापे खाने यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। देखो बच्चों, जहाँ हम एक समाचार को, पहले के समय में क्या था, राजा लोग क्या करते थे, कोई समाचार अगर जनता तक भिजवाना होता था तो उसकी मुनादी कराते थे, यानी ढोल बजाते बजाते सबको बताते थे। वो भी क्या है, वो ढोल बजाने वाला कितना बजाएगा? एक शहर में, 2 शहर में, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब इस चीज़ का किसी समाचार को उसका संचार नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही छापाखाना यानी प्रेस आई और प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। जो चीज़ कागज़ के ऊपर छपी, वो जगह जगह उसकी प्रतियाँ बांटी गई। यूरोप में सर्वप्रथम यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। देखो बच्चों, जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो इसे पुनर्जागरण कहा गया। क्या कहा गया? आपने छोटी कक्षा में समाचार, उनमें छोटी कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में आपने पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा होगा। पुनर्जागरण यानी छापे खाने का आविष्कार। तो इस रेनेसां की शुरुआत छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। कहाँ खुला? पहले प्रेस का आविष्कार भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ? आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन कहाँ खुला? गोवा में। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। मिशनरी कौन थे? ईसाई धर्म के जो लोग थे, उन्होंने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इसे खोला। क्योंकि हमारे यहाँ गोवा में क्या थे? पुर्तगाली बहुत थे, ईसाई बहुत थे, तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए इस छापे खाने को खोला। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। ये आप देखते ही जा रहे हो। छपाई है, आजकल की जो छपाई है कितनी क्लीन से मतलब साफ़ है, स्पष्ट है, स्वच्छ दिखाई देती है। पहले की जो बहुत पुरानी पुस्तकें छपी हुई है उनमें और आज की छपाई में बहुत अंतर है। तो हम कह सकते हैं मुद्रण तकनीक में यानी छापने की जो तकनीक है उसमें काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यम यानी प्रेस जो है, जो मशीन है, उसके माध्यमों का भी व्यापक विस्तार हुआ है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि है। देखो पहले तो क्या होता था,
ज़्यादा तो मतलब ये नहीं है पता, लेकिन पहले क्या होता था, मतलब बड़ी बड़ी प्रेसों से अखबार छपते थे और इतनी ज़्यादा, कई बार क्या होता था जैसे अक्षर होते थे वो भी ऊंचे नीचे भी हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल आप देख रहे हो कंप्यूटराइज प्रेस हैं सारी। प्रेस से मेरा मतलब जो छापती हैं सब कंप्यूटराइज है, बिल्कुल अक्षर साफ सुथरे। आप देखते हो ना अखबार और पत्र पत्रिकाओं में कलरफुल पेज, जो कलरफुल छपाई है वो भी आप देखते हो, रंगीन छपाई। इसके अलावा चिकने पेपर पर भी जो छपाई होती है, पत्र पत्रिकाएँ आती है, जैसे इंडिया टुडे आती है, आउटलुक आती है, और इसके अलावा जो भी महिलाओं की पत्रिकाएँ आती है सबके पेज देखो आप, चिकने पेज के ऊपर आती है। तो चिकने पेज के ऊपर जो बिल्कुल अच्छी छपाई होती है, तो इससे पता चलता है मुद्रण का काफ़ी व्यापक विस्तार हुआ है। तो मुद्रित माध्यमों के तहत क्या क्या आता है, अखबार आता है, पत्रिकाएँ आती है और पुस्तकें आती हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अखबार का, पत्रिकाओं का और पुस्तक का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इनके बिना हम भी अधूरे हैं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता की शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। क्या होता है? स्थायित्व होता है। मैं आपको यहाँ बोल करके पढ़ा रही हूँ, कई बच्चों को समझ में आ रहा है, कईयों को नहीं भी आ रहा होगा, या कई बच्चे बहुत अच्छे से सुन के अपने दिमाग में छाप भी लेते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सुनने के बाद में उनकी जो सोचने समझने की शक्ति, जैसे कई बच्चे भूल भी जाते हैं, हम भी बहुत सारी बात सुनने के बाद में भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, ये तो छपा हुआ है, इसको आप दोबारा पढ़ सकते हो, यानी कि इसमें स्थायित्व है, यानी इसको आप हटा नहीं सकते हो। जो आपके इस पे आ रहा है, आपके फ़ोन में जो आ रहा है, या आपके जो भी आपके पास में गैजेट है जिस पर ये आ रहा है, उस पर ये जो छपा हुआ है, ये तो क्या है, स्थायित्व है। तो ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी उन्हें हम कभी भी पढ़ सकते हैं उठा करके। उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा हो उतनी बार पढ़ सकते हैं। है ना मुद्रण की ये शक्ति, यानी कि जो प्रिंट मीडिया है उसकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम उसे आराम से पढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए स्थायी होता है। सबसे बड़ी बात ये स्थायी, अभी हमारे पास सुबह समय नहीं है तो हम शाम को पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो हमारी कोर्स की पुस्तकें हैं, या इसके अलावा जो भी अच्छे उपन्यास है, जो भी अच्छी पुस्तकें उन्हें हम पढ़ना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, ज़रूरी नहीं है अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उसको अभी पढ़ें, क्योंकि बाद में तो ख़त्म हो जाएगी, हम उनको पढ़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है। इनमें क्या है, इस मुद्रण में क्या होता है, स्थायित्व। ये जो जनसंचार का साधन है इसमें स्थायित्व होता है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। भाई अखबार आता है 14 पेज का, 15 पेज का, जरूरी नहीं है आप शुरुआत फ्रंट से पढ़ो। कई बच्चे क्या होते हैं, खेल पृष्ठ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, यानी रुचि लेते हैं, तो सर्वप्रथम खेल पृष्ठ को पढ़ सकते हैं। कई लोग देश विदेश की समाचार जानना चाहते हैं तो पहले देश विदेश का पन्ना पढ़ सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं, अपने शहर की समाचार लोकल जानना चाहते हैं तो वो जो स्थानीय समाचार पत्र का पेज होता है उसको पढ़ सकते हैं। तो यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हम कोई सा भी पेज पहले पढ़ सकते हैं, ये इसकी एक अपनी क्या है, विशेषता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ और पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। देखो, आप कहीं भी किसी भी चीज़ को कैसे भी पढ़ सकते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे होते हैं, यानी वो कोई कहानी की किताब पढ़ रहे होते हैं, उनको क्या लगता है, जैसे कई बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, वो शुरुआत पढ़ते हैं और फिर उसका एंड पढ़ लेते हैं, तो उनको बीच का अपने आप में समझ में आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो बीच वाला भी पढ़े। तो ये एक जो हमारा अखबार या पत्रिका जो होती है, जो हमारा प्रिंट मीडिया है, उसकी एक खासी विशेषता है कि यदि हम चाहें तो पहली खबर से अखबार पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ ये भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। संदर्भ जानते हैं, यानी ग्रंथों की तरह हम किसी भी चीज़, इसकी लाइब्रेरी बना सकते हैं, पुस्तकालय बना सकते हैं, हम संभाल के इनको रख सकते हैं और जब ज़रूरत के वक्त हम इनको निकाल करके पढ़ सकते हैं। संदर्भ का मतलब, जिसको लाइब्रेरी के लिए कहते हैं, पुस्तकालय के मतलब हम इसे संदर्भ की तरह यानी संभाल करके रख सकते हैं, यानी हम कभी भी चाहें जब इस पुस्तक को निकाल करके या उसके किसी भी भाग को निकाल करके हम पढ़ सकते हैं। आगे देखो, मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता है कि ये लिखित भाषा का विस्तार है। क्या है ये? लिखित भाषा का विस्तार है। इससे हमको क्या होता है, इससे हमारी पढ़ने की शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। जो मुद्रित माध्यम है उससे हमारी सोचने, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसके बारे में सोच करके समझेंगे। पढ़ते ही समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, आपको लगता है कि मैंने पढ़ा और मुझे समझ में आ गया, ये एकदम हमारा जो दिमाग है उसमें क्लिक होती है कि मुझे समझ में आ गया। लेकिन पढ़ने के बाद हमने उस बीच का जो समय होता है वो हमारे समझने का समय होता है, हम तुरंत उसको समझ करके पढ़ लेते हैं। कई बार नहीं भी समझ में आता है तो हम उसको सोच करके भी समझ लेते हैं। तो मुद्रित माध्यम की दूसरी बड़ी विशेषता है ये लिखित भाषा का विस्तार है, यानी जो लिखित भाषा है, जो लिपि है, उसका विस्तार है। जाहिर है इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। जो मुद्रित माध्यम है उसमें लिखित भाषा की सारी विशेषताएं शामिल है। उसमें सब तरह की मात्राएं आएंगी,
सारी तो उसमें मात्राएं आएंगी, जितने भी उसमें लिखित के कोमा, पूर्ण विराम, जो कुछ भी है, रेफ वगैरह जो शब्द है, वो सब इसमें आते हैं। लिखित और मौखिक भाषा का सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है और बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, जो लिखित भाषा होती है, जो मुद्रित भाषा होती है, वो क्या होती है कि अनुशासित भाषा होती है। जो मैं बात आपको बोल करके, जैसे अब मैं इसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, ये लिखित भाषा है, ये लिखित भाषा है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो शब्द बोल रही हूँ, वो क्या है, मेरी स्वतः स्फूर्ति की भाषा है, यानी कि मैं इसको बिल्कुल सरल करके आपको बता रही हूँ। क्या करूँ, इस भाषा को तो मैं लिखूंगी नहीं, जो आपको बोल रही हूँ उस भाषा को तो अपन लिखेंगे नहीं। लिखित भाषा तो हमारी यही अनुशासित भाषा होगी, लेकिन हमको इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, बोलने वाली भाषा है जो हमारी एकदम सरल और स्वतः स्फूर्ति वाली जो भाषा होती है, जो अपने आप से जबान पर आती रहती है, उस भाषा को काम में लेते हैं। तो मुद्रित माध्यम में जो लिखित भाषा होती है वो अनुशासन की मांग करती है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखते वक्त क्या होता है, लिखते वक्त हमें भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है और एक मैं बोल रही हूँ, मैं इसको सरल करके बोल रही हूँ। कैसे करके बोल रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अपने बोलने वाली भाषा आपको लिखने के लिए नहीं कहूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ उसे आप लिखो, क्योंकि वो भाषा क्या है, थोड़ी सी अनुशासित नहीं होती है। उसमें उस भाषा में व्याकरण का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रह पाता है जितना कि लिखित भाषा में रहता है। आगे देखो, यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है, यानी काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएँ। लिखने वाली जो भाषा होती है वो भाषा कौन सी होती है, यदि हम उस भाषा में हमने कोई कहानी लिखी है, कोई उपन्यास लिखा है, कोई लेख लिखा है, कोई निबंध लिखा है या कोई कविता लिखी है, यदि हमको उसको प्रकाशित करना है और काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है, तो हमको एक प्रचलित भाषा में लिखना होगा। प्रचलित भाषा से मतलब जो चलन में जो भाषा है। हमारा भारत एक हिंदी भाषी राष्ट्र में, हमको ये सब चीज़ लिखनी है तो हम हिंदी में लिखेंगे। हमारे यहाँ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आती है, या फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे कि जो लोग, काफ़ी लोगों तक जो लोग इस भाषा को समझ सकते हो, हिंदी को और इंग्लिश को, दो ही भाषा हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित है, तो हम इन भाषा में लिखेंगे और काफ़ी अनुशासित भाषा में हम इसको लिखेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग उसे समझ पाएँ। आगे देखो, मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। मुद्रित माध्यम है जो क्या है, चिंतन का, विचार का और विश्लेषण का माध्यम है। आप देखो, पुराने जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण है, महाभारत है, इसके अलावा भागवत है, शिव पुराण है और गीता है, यानी बहुत सारे ऐसे महान ग्रंथ लिखे गए हैं। जैनिज्म में लिखे गए हैं, बौद्धिज्म में लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे भारत में। हमारा भारत एक वैदिक भारत है, इसलिए हमारे भारत में बहुत सारे ग्रंथ हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये थोड़ी हम उसको कहानी की तरह पढ़ के चले जाएं, उसमें हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, फिर उसमें विश्लेषण भी करते हैं। क्या करते हैं, जो लिखित भाषा है वो चिंतन, विचार और विश्लेषण का एक माध्यम है, यानी कि जो मुद्रित भाषा है, जो मुद्रित लेखन है, उसमें हम अपनी सोच, विचार, अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी बात होती है, किसी कथावाचक द्वारा या किसी वक्ता के द्वारा कोई बहुत अच्छी बात बोली जाती है, लेकिन क्या होता है, मान लो 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 50 ही उसको सुन पाते हैं और 50 ने तो ऊपर से निकल जाती है। लेकिन वो बात होती है जो बहुत मतलब ग्रहण करने योग्य होती है, लेकिन जब उसको कई लोग सुनकर नहीं ग्रहण करते हैं, और मान लो यही बात क्या होता है किसी पुस्तक में छप गई या किसी पत्र पत्रिका में छप गई, तो पढ़ते सभी हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सभी पढ़ते हैं, लगभग लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने से क्या है, हम उस बात को फिर क्या करेंगे, हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ तो वो बात सुनी नहीं थी। लेकिन यदि वो लिखी हुई है तो हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम उसको, कि जो लिखी हुई चीज़ है वो वास्तव में अनुशासित चीज़ होती है, उस पर विचार और चिंतन किया जा सकता है। तो इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। हम किसी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद में हम उसके ऊपर चिंतन और मनन नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसे पढ़ेंगे, समझने और सोचने का हमारे पास समय होता है। पढ़ते वक्त हम कोई चीज़ पढ़ने बैठे हैं तो हम उसको समझेंगे भी, सोचेंगे भी, और बल्कि उसकी योग्यता भी उसमें होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल की हो। अब लेखक ये भी कह रहा है कि मुद्रित माध्यम में हमारे पास जो पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, उसके लिए उसकी क्या एक विशेषता है, मतलब कि उसका जो पाठक है, मुद्रित माध्यम का जो पाठक है, पढ़ने वाला, उसे साक्षर होना बहुत आवश्यक है। निरक्षर व्यक्ति क्या पढ़ेगा, निरक्षर व्यक्ति को तो कुछ पढ़ना आएगा नहीं, क्योंकि जब वो अक्षरों को ही नहीं समझेगा तो वो क्या पढ़ेगा। तो यहाँ लेखक ये कह रहे हैं जो साक्षर होते हैं, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए, औपचारिक शिक्षा
जो हम स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, अनौपचारिक जो हम साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं या किसी से सीख करके पढ़ते हैं, उनके द्वारा विशेष स्तर की यदि योग्यता हासिल की हो तो हम मुद्रित माध्यम के जो जितने भी साधन है, पत्र पत्रिकाएं और अखबार, उनको पढ़ सकते हैं। अन्यथा निरक्षर लोग इन चीज़ों को, मुद्रित जो चीज़ें उनको नहीं पढ़ सकते। यहाँ उनके लिए कौन सा साधन काम में आएगा? यहाँ उनके लिए रेडियो और टीवी यानी टेलीविज़न जैसे साधन काम में आएंगे। लेकिन मुद्रित माध्यमों की ये एक कमजोरी या सीमा भी है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। ये एक मुद्रित माध्यम की कमजोरी है और एक ये सीमा है कि मुद्रित माध्यम केवल पढ़े लिखे लोगों के काम का है। आप देखते हो पुराने जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो गाँव की चौपाल पर बैठ के रेडियो सुन लेंगे, समाचार के लिए रेडियो सुनेंगे, वो अखबार नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो निरक्षर है। या जैसे गांव में पहले क्या होता था, ये पोस्ट ऑफिस जो अपने जो ये होते हैं पोस्टमैन चिट्ठी लाया करते थे, जो पत्र लाया करते थे, उनको नहीं पढ़ना आता था, तो जो कोई पढ़े लिखे आदमी की वो तलाश करते थे या पोस्ट ऑफिस में जा करके उसी पोस्टमैन से कहते थे कि हमारे इस पत्र को पढ़ दो, क्योंकि वो लिखा हुआ होता था वो पत्र। तो ये क्या है, जो मुद्रित माध्यम है ये इसकी एक कमजोरी है क्योंकि ये निरक्षरों के काम का नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनकी शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो, मुद्रित माध्यम के लिए जो लिखेंगे, जो लोग, जो लिखने वाले लेखक हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि हमारा पाठक किस दायरे का है, हमारा पाठक का क्या भाषा ज्ञान है और उसके साथ ही हमारे पाठक का क्या शैक्षिक ज्ञान है, उसकी योग्यता का भी ध्यान रखते हुए वो क्या करते हैं, अपना जो लेखन कार्य है वो करते हैं। अब जैसे हम पुस्तकें छापते हैं, कक्षा फर्स्ट से लेकर के यानी प्रथम से लेकर के 12वीं तक की पुस्तकें छपती है, तो कक्षा प्रथम में हम 12वीं वाला तो नहीं छाप देंगे ना। कक्षा प्रथम में उसी तरीके की हिंदी की अगर पुस्तक छापेंगे, अक्षर ज्ञान छापेंगे, शब्द का ज्ञान छापेंगे, कक्षा 2 में आते आते वाक्यों का ज्ञान छापेंगे, कक्षा 3 में आते आते हम एक कहानी या कोई पाठ को छापना शुरू करेंगे। तो जो लेखन के कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने पाठक यानी जो पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और बच्चों के साथ जो बड़े हैं, उनके भाषा ज्ञान के साथ साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता और किसका ध्यान में, उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो पाठक वर्ग है जो किस रुचि का है, उसी रुचि के अनुसार वो लेखन कार्य करते हैं। मुद्रित माध्यमों की एक सीमा यह भी है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी हुई घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। यानी मुद्रित माध्यमों की जहाँ हमको बहुत सारे लाभ हैं, मुद्रित माध्यम को हम संभाल के रख सकते हैं, हमको जब समय हो हम पढ़ सकते हैं, हम सोच विचार कर सकते हैं, उसमें चिंतन कर सकते हैं और उसके बारे में अपनी टिप्पणी भी दे सकते हैं। लेकिन इसकी 2 सीमाएं हैं, एक तो इसको निरक्षर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, दूसरी सीमा ये है कि रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी हुई घटनाओं को हम मुद्रित माध्यम में नहीं छाप सकते या हम संचालित नहीं कर सकते। मान लो अभी कोई घटना घटी, तुरंत कोई घटना घटी, उसको टेलीविज़न तुरंत दिखा देगा। कहीं किसी शहर में या किसी देश में भूकंप आया, टेलीविज़न तुरंत उसको दिखाएगा, अपनी वीडियोग्राफी से या जिससे भी इंटरनेट उसको तुरंत दिखाएगा। इसके अलावा रेडियो उसका तुरंत प्रसारण कर देगा और तुरंत बोल के बता देगा। लेकिन जो मुद्रित माध्यम है वो नहीं करेगा, उसके लिए उसकी एक समय सीमा होती है कि वो समाचार को लाएगा, घटना को देखेगा, घटना को देखने के बाद में उस समाचार पहुंचेगा, समाचार बनेगा, संपादकीय कक्ष में जाएगा, प्रकाशित होएगा, फिर उसके बाद में उसकी प्रतियां बटेगी। तो ये इसकी एक कमी है कि ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी हुई घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे कि अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे हम डेडलाइन कहते हैं। देखो, ये आपको समझ में आ गया कि हम इसको तुरंत प्रकाशित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार, अखबार क्या होता है 24 घंटे में एक बार छपता है। रात 12 बजे तक अखबार छप के तैयार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 12 बजे तक की सूचनाएं, जो 12 बजे तक की जो समाचार है वो अखबार में आते हैं। फिर 12 बजे के बाद से रात 12:01 से जो सूचनाएं शुरू होगी वो पूरे दिन छप करके दूसरे दिन रात के 12 बजे तक पहुंचेगी। यानी पूरे 24 घंटे में एक अखबार छप के तैयार होता है। और जो साप्ताहिक पत्रिका होती है वो सप्ताह में एक बार छपेगी, यानी 7 दिन की सारी न्यूज़ का कलेक्शन करके फिर एक साथ एक पत्रिका 5-7 पेजों की छोटी पत्रिका छाप दी जाती है। इस तरह पखवाड़ा पत्रिका, पाक्षिक जो पत्रिकाएँ आती है 15 दिन की आती है। अखबार या पत्रिका में समाचार या रिपोर्ट के प्रकाशन को स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन कहते हैं। जैसे मान लो कोई घटना रात 12 बजे तक, जितनी भी घटनाएं घटी उनका समाचार बन गया। कोई घटना रात को 12:30 बजे घटी, वो घटना उस दिन के अखबार में नहीं छपेगी। क्यों नहीं छपेगी? क्योंकि उन्होंने अब
एक डेडलाइन बना रखी है कि रात 12 बजे तक जितने समाचार आएंगे उन समाचारों को, जितनी भी घटनाएं बनेगी समाचार, उनको संपादकीय कक्ष में भेज करके और उनकी अशुद्धियों को छांट करके अब वो क्या प्रकाशित होने के लिए चल जाती है। 12:30 बजे घटी वाली घटना है जो आज के अखबार में नहीं छपेगी, वो अगले दिन के अखबार में आएगी। तो इनकी एक समय सीमा होती है जिसे हम डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ अपवादों को छोड़ के। यानी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिनका तुरंत प्रकाशन करना पड़ता है। आजकल तो क्या, पहले बच्चों सुबह का अखबार आया करता था, आजकल क्या है संध्या पत्रिका भी आने लगी है। क्या आने लगी? शाम की पत्रिका। यानी कि रात 12 बजे के बाद की जो समाचार होते हैं वो अगले दिन पढ़ने की बजाय हम शाम को पढ़ सकते हैं, क्योंकि संध्या पत्रिकाएं भी आती है। तो कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, उनको छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यम के जो लेखक और पत्रकार होते हैं उनको प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि हमको इस समय सीमा के बीच में हमारा समाचार कहाँ समाचार ऑफिस तक पहुंचाना है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखकों को जगह या स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने के लिए कहा है तो आपको उसकी शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। आप अखबार देखते हो, कई बार अखबार 15 पेज का आता है, कई बार अखबार 24 पेज का आता है। आप देखते हो अखबारों में जितने पेज बढ़ाते उतनी घटनाएं बढ़ती जाती, क्योंकि अखबार क्या होता है, पूरे संसार की यानी देश विदेश की खबरें हम तक पहुंचाता है। देश विदेश से लेकर के और हमारे गली मोहल्लों तक की खबरें हमारे पास अखबार पहुंचाता है। तो इस मुद्रित माध्यम में लेखक को क्या होता है, स्पेस का यानी जगह का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी घटना कितने बड़े समाचार में आ सकती है, यानी कम से कम शब्दों में उसको लिखा जाए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको कहा है कि आपकी जो घटना है आप इसको समाचार बना के लाओ 250 शब्दों में, या कोई रिपोर्ट है या कोई फीचर लिखने को कहा गया है भाई 500 शब्दों का लाओ, 250 शब्दों का लाओ, क्योंकि अखबार में बहुत कम जगह होती है, बहुत सारे समाचार छापने होते हैं, तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इतनी शब्द सीमा के अंदर ही हमको हमारा समाचार बनाना है। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती कि हम मन में चाहे जितना लिख नहीं सकते। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, तो कहानी तो उसने अपने विस्तार से पूरी लिखी है। उनको कोई समय सीमा की वो नहीं है कि मेरी पुस्तक इतने ही पेज में छपेगी। उन्होंने पेजों को नापा नहीं है या कुछ नहीं किया। लेकिन अखबार और पत्रिकाएं जो होते हैं इनमें हमेशा शब्द सीमा तय होती है। संपादक देखता है कि आपका ये समाचार है, आप इस घटना को समाचार बना करके लाएंगे हमारे अखबार में, इसके लिए इतनी ही जगह, यानी कॉलम तय करने पड़ते हैं पहले। आप देखते हो, आप सोचते हो अखबार छापना बहुत सरल चीज़ है। अखबार को छापने के साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपने कभी किसी अखबार के कार्यालय में जाके देखो, वहाँ कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, और तब जाकर के एक अखबार छपता है और उसकी फिर प्रतियां निकलती है। यानी कि उसमें कॉलम तय करने पड़ते हैं। आप देखते हो ना, कॉलम बने हुए रहते हैं, इतने बड़े कॉलम में ये जगह इतने, और फिर ये अगला वाला इतना बड़े कॉलम में आ जाता है नहीं आ जाता है। फिर छोटी खबरें होती है जो यहाँ छोटे छोटे कॉलम में दी जाती है ना। और कई बार क्या होता है, एक खबर यहीं पूरी नहीं होती है, फिर उसके बाद उसको यहाँ से भी शुरू करना पड़ता है। मतलब अखबार में जो कॉलम बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए लेखकों को, जो भी पत्रकार है, उसको संपादकीय कक्ष से पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी ये घटना, ये जो समाचार बनेगी, इसको इतने शब्दों में लिख करके लाएं। इसकी वजह यह होती है कि पत्रिका में कोई असीमित जगह नहीं होती है। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार ही वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। यानी जो संपादकीय कक्ष वो क्या करता है, उन्हें और भी विभिन्न विषयों मुद्दों पर, यानी एक पृष्ठ तो पूरा संपादकीय का ही होता ही नहीं होता। आप पढ़ो, उसमें निबंध आते हैं, लेख आते हैं बहुत सारे, तो उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता को देखते हुए कौन सा समाचार कितने महत्व का है, उसको कितने कॉलम में हम छापेंगे, उसको देखते हुए वे निश्चित करते हैं कि किस समाचार को कितनी जगह मिलेगी। आगे देखो, मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाए। आप देखते हो अखबारों में बहुत कम गलती है, बहुत कम अशुद्धि होती है। कभी कभी अपवाद स्वरूप आ जाती है, मात्राओं की गलतियाँ या कि व्याकरण या भाषा की गलती। कभी कभी जो रेपुटेड अखबार है, जिनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, उन अखबारों में कभी भी अशुद्धि या गलतियां नहीं आती है। इसलिए छपने से पहले जो भी आलेख, समाचार, घटना जो भी होगी, उसमें मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाता है, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। यानी एक बार गलती हो गई
कॉलम जो हमने लिखा उसमें कोई मात्रा की गलती हो गई, अब वो जब प्रिंट हो गया और प्रिंट होकर एक साथ उसकी लाखों प्रतियां निकल गई, तो बच्चों उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता। उसको दोबारा, क्योंकि वो अशुद्धि तो वहीं चिपक गई, अब नहीं हटेगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी अगले अंक में ही हमको लिखना पड़ेगा कि हमने इस कॉलम पर, बल्कि और एक जगह फालतू चली जाएगी अखबार के अंदर कि हमने उस जगह ये वाली न्यूज़ छापी थी, उसमें गलती से ये मतलब ये मात्राएं लगनी थी या ये बात छपनी थी और उसकी जगह ये बात छप गई। आप देखते हो कई बार अंक सुधार आता है, लिखा हुआ होता है, अंक सुधार लिखा हुआ होता है कि पिछले अंक में, फिर यहाँ न्यूज़ लिखी हुई होती है, पिछले अंक में प्रकाशित हमसे इसमें ये, या भूल सुधार भी लिख सकते हैं हम, इसको भूल सुधार भी लिखा हुआ आता है कई बार कि पिछले हमसे अंक में हमसे ये गलती से ये छप गया था, इसको हम यहाँ सुधार करके, और इसका मतलब ये है, वो इसका मतलब नहीं है जो हमने पहले लिखा था, तो ये चीज़ उनको लिखनी पड़ती है। तो ये कॉलम जब उन्होंने दूसरे अंक में छापा तो ये जगह एक्स्ट्रा उनकी काम में आ गई। तो उससे पहले वो क्या करते हैं, कोई भी गलती या अशुद्धियों को पहले से ही दूर कर लेते हैं, ताकि क्या है अगले अंक में उसका इंतजार नहीं हो। और लोग क्या है, इतने जब कोई चीज़ गलत छप जाती है तो लोग क्या होता है उसका एक हल्ला बना देते हैं कि देखो उस अखबार ने ये गलत छाप दिया। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती कि कोई भी गलती या अशुद्धि ना छप जाए। इसके लिए अखबार या पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है। यानी कि संपादक के साथ में एक संपादक ही नहीं होता है कि जो सारे अखबार को देखे और सारी गलतियों को देखे, पूरी एक संपादकीय टीम होती है। यानी एक समाचार, एक घटना समाचार बनने के बाद में कई लोगों के हाथ से गुजरती है, जिसमें कोई भी व्याकरणिक अशुद्धि नहीं होनी चाहिए या कोई भाषा इस तरह नहीं लिखी होनी चाहिए जो कि जनता की भावनाओं का अहित कर सके। इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही है। यानी जो संपादकीय टीम होती है उसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन करने योग्य बनाना होता है। जो संपादकीय टीम होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि हमारे पास जो भी घटना या समाचार, जो भी लेख आलेख जो भी आया है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रकाशन के लिए जा रही जितनी भी सामग्री है उनकी गलतियों और अशुद्धियों को हटा करके उसे प्रकाशन के योग्य बनाया जाए। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बात। मुद्रित माध्यम जब होता है उसके लिए जब हम लिखते हैं तो ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों आप देखते हो परिवार एक पत्रिका, राजस्थान पत्रिका के साथ एक पत्रिका परिवार परिशिष्ट आता है, परिवार परिशिष्ट आता है, उसमें कहानियाँ भी आती है या अपनी घटी हुई घटना भी आती है। तो क्या है, जनता भी अपनी चीज़ें छपने के लिए वहाँ भेजती है, तो उसको भी बहुत अच्छे से पहले जो लेखन कार्य कर रहा है उसको तो देखना ही होता है। इसके अलावा जब वो संपादकीय कक्ष में जाती है वहाँ भी उसकी अशुद्धियों का निराकरण किया जाता है। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। जब हम लेखन करते हैं मुद्रित माध्यम के लिए तो उसमें भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सी शैली में हम लिख रहे हैं, भाषा कौन सी है, वर्तनियाँ सही लगा रहे हैं, नहीं व्याकरणिक कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई है। और प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है कि कौन सी भाषा ज़्यादा प्रचलन में है, पाठक वर्ग कौन सी भाषा ज़्यादा पढ़ रहा है, उस पर ज़्यादा जोर रहता है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। समय सीमा यानी इस समय सीमा में हमारा प्रकार जो हमने लेखन कार्य किया है वो वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और आवंटित जगह यानी हमको कितनी जगह मिली है, हमको शब्द सीमा क्या दी गई है, उसके अनुशासन का पालन हर हाल में करना होता है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेखन और प्रकाशन यानी लिखी हुई चीज़ और प्रकाशित होने से, लिखी हुई चीज़ जब संपादकीय कक्ष में पहुंचती है और उसकी प्रकाशित होने से पहले इन दोनों के बीच में गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। देखो जब हम लेखन करते हैं, मुद्रित माध्यम के लिए जब हम लेखन करते हैं तो उसमें तारतम्यता बनी हुई रहनी चाहिए। यानी कि हम कोई समाचार लिख रहे हैं, हम कोई कहानी लिख रहे हैं, हम कोई लेख लिख रहे हैं, तो यानी बीच में से टूट करके और दूसरी बात उसमें शुरू हो जाए, उसमें तारतम्यता यानी एक प्रवाह बना रहना चाहिए ताकि पाठक वर्ग है जो उसको अपनी रुचिपूर्वक उसको पढ़ सके। हमारा अगला माध्यम है रेडियो। क्या है? रेडियो। तो देखो रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। ये कैसा माध्यम है? हमारा श्रव्य माध्यम है, यानी जिसके माध्यम से हम श्रवण करते हैं यानी सुनते हैं। प्रिंट माध्यम क्या है? पढ़ने का, देखने का माध्यम है, देख करके हम पढ़ते हैं। लेकिन रेडियो हमारा श्रवण यानी श्रव्य माध्यम है, इसके माध्यम से हम केवल सुन सकते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि यानी आवाज़, स्वर और शब्दों का ही खेल है। इन सब वजह से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। यानी रेडियो से किससे संचालित माध्यम माना जाता है? श्रोताओं। जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो रेडियो क्या करेगा?
कुछ नहीं करेगा। तो रेडियो जो माध्यम है उसके लिए श्रोता होने बहुत आवश्यक है। जैसे पत्र पत्रिकाओं के लिए पाठकों का होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई पाठक ही नहीं है तो पत्र पत्रिकाएं छाप के क्या करेंगे। यदि कोई सुनने वाला ही नहीं है तो हम रेडियो का क्या करेंगे। इसलिए रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना गया है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पत्रकारिता के कोर्स में अखबारी पत्रकारिता, पत्र पत्रिकाओं की पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, सबके कोर्स अलग अलग होते हैं। बच्चों, यहाँ जो रेडियो के पत्रकार हैं इनको अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं पाठक वर्ग नाम नहीं लूँगी, यहाँ मैं केवल श्रोता वर्ग नाम लूँगी। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी और कहीं से भी उसको पढ़ सकते हैं। अखबार सुबह आ गया, हमें टाइम नहीं है, हम शाम को भी उसको पढ़ लेंगे। लेकिन रेडियो अभी चल रहा है तो ये इसमें जो समाचार आ रहे हैं, इसमें जो मनोरंजन के प्रोग्राम आ रहे हैं वो अभी आ रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद आएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये अखबार जैसी कोई सुविधा नहीं रहती है। इसलिए रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को तो यह सुविधा मिलती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है। भाई हम अखबार पढ़ रहे हैं, हमको कोई बात समझ में नहीं आई तो हम उसको फिर से पढ़ सकते हैं, या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है। मान लो हमको पढ़ते पढ़ते हम इंग्लिश का पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो हम उसको डिक्शनरी में देख सकते हैं। हिंदी में नहीं आ रहा तो हिंदी के शब्दकोश में उसको देख सकते हैं, या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। क्या होती है, रेडियो का श्रोता यदि रेडियो में समाचार सुन रहा है, उसको कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा उस बात को सुनने के लिए दोबारा उस बुलेटिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाथों हाथ ना तो शब्दकोश खोल सकता है और ना ही किसी से पूछ सकता है। यदि किसी से पूछेगा तो बातचीत करने लग जाएगा तो अगला समाचार आ जाएगा। जब तक वे अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता है। ये सीमाएं हैं रेडियो की। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर से शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। मान लो हमको 1 से लेकर के 10 तक समाचार आए और हमको 7 नंबर का समाचार समझ में नहीं आया, तो अब क्या है, अगर हमको 7 नंबर का समाचार दोबारा सुनना है तो हमें वापस इंतजार करना पड़ेगा कि ये बुलेटिन फिर कब प्रसारित होगा, और फिर हमको 1 2 3 4 5 6 तक ध्यानपूर्वक हमको सारे समाचार सुनने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा 7वां समाचार निकल जाएगा। तो बारी बारी से एक के बाद एक दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। यानी कि रेडियो जब हम सुन रहे हैं तो हमारे पास क्या, या तो हम कहीं आ जा नहीं सकते, एकदम ध्यानपूर्वक हमको सुनना पड़ता है, और कोई ऐसा शब्द आ जाए वो शब्द जब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम हाथों हाथ उसका क्या नहीं कर सकते, निराकरण नहीं कर सकते। हम हाथों हाथ उसको किसी शब्दकोश में नहीं दे सकते। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। यदि हम इस शब्द को कहीं ढूंढने निकलेंगे तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। यानी समाचार जो वाचक है, जो बोल रहा है समाचार, जो हमको सुना रहा है, वो अपना अगला समाचार पढ़ने लग जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अब आपको समझ में आ गया। ये तो बहुत साधारण सी बात है कि भाई रेडियो तो क्या है, लगातार बोलता जाता है। ये तो है नहीं कि पहले अपन क्या कहते थे उसको, टेप रिकॉर्डर, यानी कि आवाज़ रिकॉर्ड हुई तो होती तो रिकॉर्ड हुई है वहाँ पर, लेकिन हमारे पास तो उसका रिकॉर्डर नहीं होता कि हम उसको पुनः सुन लें। तो क्या होता है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर जाने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दें। यदि रेडियो बुलेटिन में कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो हमारे काम की नहीं और हमें उसमें कोई रुचि नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम रेडियो स्टेशन को उसको बंद कर देंगे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है, यानी एक रेखा में चलता है। रेडियो कैसे, रेडियो में केवल जो बोलने वाला होता है, वक्ता बोलता जाता है और श्रोता उसको सुनता जाता है। एक लीनियर है। इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी माध्यम नहीं होता जिससे कि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें, या एक दूसरे की मतलब जो श्रोता होता है वो वक्ता से पूछ सके कि मतलब जो बोलने वाला है उससे पूछ सके कि इसमें इस जो समाचार आपने बोला इसमें इसका क्या मतलब है। लेकिन पाठक वर्ग क्या करता है, पाठक वर्ग जो मुद्रित चीज़ है उससे तो नहीं पूछ सकता, लेकिन शब्दकोश में देख सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ सकता है। तो ये क्या होता है, जो रेडियो होता है वो एक रेखीय यानी लीनियर माध्यम होता है, और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। यानी रेडियो का जो समाचार बुलेटिन है उसका स्वरूप जो होता है, उसका जो ढांचा होता है और उसकी जो शैली यानी भाषा है वो इसी आधार पर तय होती है कि वो एक रेखीय यानी लीनियर होता है। एक ही व्यक्ति एक तरफा बोलते हुए चला जाता है। श्रोता का काम केवल सुनने का होता है। उसमें क्या होता है, श्रोता का काम केवल सुनने का होता है।
रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। उसमें क्या है, उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन उससे भी क्या हम संवाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। देखो बच्चों, रेडियो में जो भी शब्द बोले जाते हैं वो बोलने वाले के ऊपर निर्भर करते हैं कि हम इतनी अच्छी तरीके से बोलें, इतनी अच्छी आवाज़ में बोलें कि सुनने वाला है जो मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन टीवी में क्या है, शब्द और ध्वनियों की तुलना में दृश्य और तस्वीरें, यानी टीवी में क्या होता है, बोलने वाला तो बोलता ही है, साथ ही उसमें जो दृश्य और तस्वीरें जो होती है उनका महत्व सर्वाधिक होता है। यानी बोलने वाला तो अच्छी आवाज़ में बोलेगा और बोलने वाला उसको रोचक भी बनाएगा, लेकिन लोगों का ध्यान ज़्यादा कहाँ होता है, उस दृश्य के ऊपर होता है। क्या होता है, वो दृश्य को देख करके जो दर्शक वर्ग है वो स्वयं समझ जाता है। चाहे उसके लिए आपने मूक फिल्में सुनी होगी नाम, पहले की जो मूक फिल्में होती थी उसमें मूक अभिनय होता था और उस अभिनय के मूक अभिनय के माध्यम से ही लोग समझ जाते थे कि ये क्या कहना चाहता है। लेकिन ये वो तो नहीं है मूक अभिनय, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं। दर्शक क्या करते हैं, समाचार सुनते जाते हैं और सुनने के साथ साथ उसे टीवी में देखते भी हैं, तो उनका ध्यान ज़्यादा देखने पर होता है। टीवी में शब्द दृश्य होते हैं। क्या होते हैं, शब्द दृश्य। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। टीवी में क्या चलता है, शब्द दृश्य, यानी बोलना और चलचित्र का चलना। बोलने के साथ साथ जो दृश्य हम देखते हैं उसके अनुसार उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। लेकिन रेडियो में जो शब्द और शब्द के जो आवाज़ जो बोली जाती है जिन शब्दों के रूप में, वो ही सब कुछ होती है। अब आप आगे देखो, वैसे तो तीनों माध्यम प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं। देखो बच्चों, तीनों माध्यम अपनी जगह अपना एक स्थान बनाए हुए हैं। इन तीनों के बिना हम अधूरे हैं। हम केवल टीवी पर न्यूज़ सुन करके, यानी देख करके सुन करके संतुष्ट नहीं होते हैं, केवल रेडियो पर भी बुलेटिन सुन करके संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें प्रिंट माध्यम की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। और हमारे जीवन का जो आधार है, वो वास्तव में तो प्रिंट माध्यम है। जो हमारे पूर्वज जो चले गए उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ें हम आज हम पढ़ रहे हैं और हमारे द्वारा जो लिखी हुई है हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेंगी। तो प्रिंट माध्यम सबसे अधिक महत्व का माध्यम है। रेडियो है, आज हमने उसको सुना, सुनने के बाद सब कुछ खत्म, फिर दोबारा सुन लेंगे, फिर दोबारा सुन लेंगे। लेकिन टीवी का ज़रूर है, क्योंकि अगर मान लो हमने उसमें दृश्य में हमने जो वीडियो देखे, वो वीडियो क्या है, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो तीनों माध्यम प्रिंट, रेडियो, टीवी की अपनी अपनी चुनौतियाँ, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। इसलिए रेडियो प्रसारण में अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। आपने देखा है बच्चों, कई बार विविध भारती पर, अब तो बहुत सारे एफएम चल गए, विविध भारती पर पहले जो बोलने वाले हुआ करते थे वो इतना अच्छा बोलते थे कि लोग क्या करते थे, अपना सारा काम फटाफट निपटा करके रात 10 बजे, मान लो पहले सिबा का बिना का गीत माला आती थी, या विविध भारती आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होते थे, उनके जो बोलने वाले लोग थे, कमीन सियानी जी बहुत बड़े पत्रकार थे, वो जब बोलते थे वो क्या करते थे, जब वो बोलते थे तो लोग अपना सब काम छोड़ करके उनकी आवाज़ सुनने के लिए बैठ जाते थे। तो रेडियो का जो प्रसारण है उसमें क्या होता है, ये श्रोताओं को बांध कर रखने की इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि रेडियो की जो आवाज़ है वो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा, प्रिंट माध्यम क्या होता है, प्रिंट माध्यम के क्या उपयोग है और क्या उसकी सीमाएं यानी कमजोरी है। साथ ही हमने कुछ रेडियो के बारे में भी पढ़ा। रेडियो के बारे में हम और अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।